वेरी गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, क्या हाल चाल है आपके। मैं फाइनेंस एक्ट 2020 स्टार्ट करूंगा। फाइनेंस एक्ट 2020 का मतलब हो गया प्रीवियस ईयर 20 एंड 21 और इसका मतलब हो गया असेसमेंट ईयर 21 एंड 22। सीएमए फाइनल के लिए एक्सक्लूसिव क्लासेस में रिकॉर्ड कर रहा हूं और ये क्लासेस जो लोग अपीयर होंगे जून 2021 और दिसंबर 2021 उनके लिए एप्लीकेबल होंगी। जून 2021 और दिसंबर 2021 वालों के लिए असेसमेंट ईयर 21-22 एप्लीकेबल होगा, प्रीवियस ईयर 2021 हो जाएगा और फाइनेंस एक्ट उनके लिए हो जाएगा फाइनेंस एक्ट 2020। मैं सीएमए के लिए एक्सक्लूसिव क्लासेस प्रोवाइड कर रहा हूं फाइनल के लिए कई सालों से और मैं कभी भी दो कोर्सेज के लिए मर्ज नहीं करता हूं। ये बात मैं पहले कई बार बोल चुका हूं कि जब मैं फेस टू फेस भी पढ़ाता था तब भी मैं ऐसा नहीं करता था कि मैं दो बैचेस के लिए मर्ज कर दूं कि सीए के साथ सीएमए या सीएमए के साथ सीए। दोनों के बैच सेपरेट चला करते थे और यही बात मैं फॉलो कर रहा हूं वीडियो क्लासेस के साथ भी। तो इसमें एक बेनिफिट आपको ये होगा, जो आपका सिलेबस है केवल और केवल आपका सिलेबस और वही लेवल और वही क्वेश्चन जो आपके 10 ईयर्स में आ रखे हैं, आपके स्टडी मैट में दे रखे हैं, वो सारे क्वेश्चंस आपके साथ डिस्कस किए जाएंगे। जब मैं आज सोच रहा था कि चलो रिकॉर्डिंग शुरू करते हैं, अब न्यू रिकॉर्डिंग, क्योंकि हर बार मैं न्यू रिकॉर्डिंग ही देता हूं क्योंकि इतने सारे अमेंडमेंट्स होते हैं तो आपको पुरानी रिकॉर्ड्स खरीदनी भी नहीं चाहिए, क्योंकि छोटे छोटे अमेंडमेंट्स कई जगह बहुत बड़ा बड़ा इफेक्ट डालते हैं। आपको लगेगा ये छोटा सा अमेंडमेंट है, सपोज करते हैं सरचार्ज में छोटा सा अमेंडमेंट हो गया, लेकिन उस सरचार्ज की वजह से जो आपका अल्टीमेटली आंसर निकल के आएगा वो तो गलत ही हो जाएगा ना आंसर आपका। तो इसी तरीके से आप कभी भी किसी भी लेवल पे क्लासेस इनकम टैक्स की खरीदते हैं या किसी ऐसे लॉ की सब्जेक्ट की क्लासेस खरीदते हैं या अमेंडमेंट्स होते हैं तो आपके लिए एडवाइस है हमेशा लेटेस्ट क्लासेस आपके लिए परचेज करनी चाहिए, न्यू रिकॉर्डिंग्स आपके लिए परचेज करनी चाहिए। मैं ये भी सोच रहा था कि आपका पेपर किस टॉपिक से स्टार्ट किया जाए। मैं हर बार जब भी न्यू रिकॉर्डिंग करता हूं मैं ये जरूर सोचता हूं, जो आपका पेपर डिजाइन किया गया है उसके अंदर 50 मार्क्स का डायरेक्ट टैक्सेशन है, 30 मार्क्स इंटरनेशनल टैक्सेशन के लिए डेडिकेट किए हुए हैं और 20 मार्क्स केसेस के लिए उन्होंने डेडिकेट किए हैं। 50 + 30 + 20। 50 मार्क्स में आपके इनकम टैक्स के बहुत सारे टॉपिक्स हैं और वो सारे टॉपिक्स 50 मार्क्स में कवर किए गए हैं। 30 मार्क्स में इंटरनेशनल टैक्सेशन है जिसके अंदर ट्रांसफर प्राइसिंग भी आएगा, डबल टैक्सेशन अवॉइडेंस एग्रीमेंट भी आएगा और 20 मार्क्स एलोकेट किए गए हैं उन केसेस के लिए जो सुप्रीम कोर्ट के हैं, हाई कोर्ट के हैं, ट्रिब्यूनल के हैं या किसी भी आपके अपीलेट अथॉरिटी के सामने जिनको डिसाइड किया गया था। तो ये सब कुछ जो आपका सिलेबस है इसमें कहां से शुरू किया जाए ये भी टीचर के लिए डिसाइड करना जरूरी होता है और मैं हर बार चेंज करता हूं और ये सोच के कि इस बार ये अमेंडमेंट हुआ था, इसका ज्यादा इंपैक्ट पड़ने वाला है तो इस टॉपिक से शुरू करना चाहिए। इसीलिए इस बार जो मैं आपके लिए आपका सिलेबस शुरू कर रहा हूं वो शुरू कर रहा हूं कैपिटल गेन से। 2 चैप्टर ऐसे हैं जिनके बिना आप अच्छे नंबर नहीं ला सकते हो, जिनके बिना आपको डायरेक्ट टैक्सेशन समझ में नहीं आएगा और उन 2 चैप्टर्स का नाम है कैपिटल गेन एंड पीजीपीपी। ये 2 चैप्टर्स आपने इंटर में भी किए होंगे लेकिन आपको फाइनल में दोबारा करने की रिक्वायरमेंट है। इसकी 2 वजह हैं। एक वजह तो ये है कि जो आपने इंटर में किया था उस लेवल का नहीं किया था जिस लेवल की फाइनल में रिक्वायरमेंट है, और दूसरी बात इंटर में आपने सीरियसली किया ही था या नहीं किया था इस बात में भी कभी कभी डाउट होता है। इंटर में आप लोग कुछ स्पेसिफिक टॉपिक्स हैं उन पर ज्यादा ध्यान लगाते हो, जैसे सैलरी हो गया, हाउस प्रॉपर्टी हो गया, रेजिडेंशियल स्टेटस हो गया, डिडक्शन से 80 to 80 हो गया। पीजीपीपी कैपिटल गेन इनकम टैक्स की बैकबोन है, डायरेक्ट टैक्सेशन की बैकबोन है। इसके बिना आपको आगे कोई भी टॉपिक समझ में नहीं आने वाला है। तो जो टॉपिक मैं आपको टीच कर रहा हूं, जिससे मैं सिलेबस शुरू करूंगा, बीच बीच में केसेस भी करवाऊंगा, जो 10 ईयर्स के क्वेश्चंस आए हुए हैं उनको भी डिस्कस करूंगा और जो स्टडी मैट के क्वेश्चंस हैं उनको भी आपके संग डिस्कस करूंगा और टॉपिक का नाम है कैपिटल गेन्स। एक बात मैं और बता दूं क्लासेस शुरू करने से पहले, टॉपिक शुरू करने से पहले, कि जिस ऑर्डर में क्लासेस मैं आपके लिए दे रहा हूं उसी ऑर्डर में अगर क्लासेस देखोगे तो आपको मैक्सिमम बेनिफिट होगा। आप रैंडमली मत देखना, चलो अब आप ऐसा करते हैं सर असेसमेंट प्रोसीजर देख लेते हैं, अब सर ऐसा करते हैं ट्रांसफर प्राइसिंग देख लेते हैं। इस तरीके से कहीं ना कहीं आप कुछ ना कुछ मिस कर रहे हो। जब भी टीचर, कोई भी टीचर हो, जब भी वो क्लासेस के लिए रिकॉर्ड करता है या बैच में भी पढ़ाता है तो उसको पता होता है कि इस टॉपिक का आगे आने वाले टॉपिक्स में यूज होने वाला है। मैं
रेफरेंसेस लूंगा, इसलिए इसको पहले पढ़ाना जरूरी है। इसलिए मेरी बहुत सिंसियर एडवाइस है कि जिस ऑर्डर में क्लासेस मैं आपको प्रोवाइड कर रहा हूं उसी ऑर्डर में क्लासेस अगर आप देखोगे तो आपको मैक्सिमम बेनिफिट होने वाला है। तो कैपिटल गेन्स की अगर हम बात करें तो ये सबको पता है कि इनकम को अर्न करने के 5 हेड्स होते हैं, सैलरीज, हाउस प्रॉपर्टी, पीजीबीपी, कैपिटल गेन, अदर सोर्सेज। और अभी अभी जिस ऑर्डर में मैंने बोला वो सेक्शन भी उसी ऑर्डर में दे रखे हैं। जैसे सैलरी सेक्शन 15, 16, 17, ये 3 सेक्शन जो हैं ये सैलरी से रिलेटेड हैं। इसके बाद हाउस प्रॉपर्टी 22 से शुरू होता है और 27 पे जाके खत्म होता है। 27 आपको याद होगा डीम्ड ओनरशिप का सेक्शन था 27। पीजीबीपी 28 से शुरू होता है और 44 पे जाके खत्म हो जाता है। मेंटेनेंस ऑफ बुक्स ऑफ अकाउंट, कंपलसरी ऑडिट, ये सब 44 डबल ए, 44 ए बी, इस तरीके से 44 में चलेंगे, 44 पे जाके खत्म हो जाएगा। 45 से शुरू होता है कैपिटल गेन और 55 तक जाता है और 56 से शुरू हो जाता है अदर सोर्सेज। तो कैपिटल गेन 45 से शुरू होकर 55 तक जाएगा। इस बात को अच्छे तरीके से समझ लो, ये सेक्शंस याद करना बहुत ज्यादा जरूरी है। आप 2 बातें मुझसे कई बार पूछोगे कि सर क्या सेक्शंस को मेंशन करना जरूरी है? मेरा जवाब होगा इस लेवल पे हमेशा जरूरी होता है। कुछ क्वेश्चंस तो ऐसे आते हैं जो सेक्शन पे बेस्ड ही होते हैं। आप मेरे YouTube चैनल पर जाइए, सौरभ बंसल टैक्स क्लासेस पे, आपके एग्जाम के बहुत सारे क्वेश्चंस मैंने वहां डिस्कस करे हुए हैं। उनको मैं सॉल्व करता हूं लेटेस्ट असेसमेंट ईयर के अकॉर्डिंग, फिर अपलोड करता हूं आप लोगों के बेनिफिट के लिए। आप देखो वहां जाके बहुत सारे ऐसे क्वेश्चंस हैं जो स्पेसिफिकली सेक्शन बेस्ड हैं, तो सेक्शन का मेंशन करना बहुत ज्यादा जरूरी है। हाँ, एक मैं आपको एडवाइस कर दूं, लिख के आना तो सेक्शन सही लिख के आना, गलत मत लिख के आना। सही चीज पे निगाह पड़े या नहीं पड़े, टीचर की निगाह गलत चीज पे बहुत जल्दी पड़ती है। मैं अपने अनुभव से बता रहा हूं, एक्सपीरियंस से बता रहा हूं। जब फेस टू फेस क्लासेस हुआ करती थी और हम लोग कभी कभी टेस्ट भी लिया करते थे और मैं जब कॉपी चेक करता था, बच्चे की सही चीज बाद में नजर आती थी और गलत चीज जल्दी नजर आती थी बच्चे की। तो इस बात को अच्छे तरीके से आप समझ लो कि सेक्शन तभी आपको मेंशन करना है जब आपको बिल्कुल एग्जैक्टली पता है कि ये सही सेक्शन है। आपने सोचा इतने सारे सेक्शंस हैं, टीचर को भी कहां याद होगा, कुछ भी लिख देते हैं, तो वहां फंस गए। मुझे याद है बहुत सारे सेक्शन, ऑलमोस्ट सारे सेक्शंस याद है। जब मुझे याद है तो मैं ये मानता हूं हर टीचर को याद होते ही होंगे, डेफिनेटली याद होते होंगे। तो आप कभी भी फॉर ग्रांटेड नहीं ले सकते हो कि सेक्शन लिख दिया और चल जाएगा, वहां नंबर कटने के चांसेस हैं। तो सेक्शन वहीं लिखना जहां स्पेसिफिकली बिल्कुल आपको पता है कि ये सही सेक्शन है और इसका इंप्रेशन एग्जामिनर पे पड़ेगा। दूसरी बात, सर जब हम केसेस लिखते हैं तो केसेस के साथ क्या केसेस में जो, चलो इसकी बात बाद में करेंगे जब केसेस में पढ़ाऊंगा। 2 पार्टीज होती हैं तो वहां पर भी आप पूछते जो पार्टीज हैं, जैसे दिस वर्सेस दिस, उसमें एक तो हमेशा CIT होती है, कमिश्नर ऑफ इनकम टैक्स, जो दूसरी पार्टी होती है उसको रेफर करना जरूरी होता है। इस बात को हम बाद में डिस्कस करेंगे। तो कैपिटल गेन का जो पहला सेक्शन है वो है 45 सबसेक्शन 1, चार्जिंग सेक्शन है जहां से कैपिटल गेन शुरू होता है। और ये बात अच्छे तरीके से पता है, जो भी पता है वो अच्छी बात है, पता होना चाहिए, क्योंकि फाइनल में आप आए हो तो डेफिनेटली इंटर में आपने कुछ अच्छा किया होगा तब भी आप फाइनल में आए हो। लेकिन यहां पढ़ने की अप्रोच चेंज हो जाएगी। इंटर की अप्रोच भी अच्छी थी, मुझसे पढ़े थे या जहां भी पढ़े थे आपके रेस्पेक्टिव टीचर ने बहुत मेहनत से आपको पढ़ाया था, आपने बहुत मेहनत करी थी। लेकिन फाइनल के लेवल पे आपको अपनी टीचिंग का तरीका थोड़ा सा चेंज करना पड़ेगा, आपको लैंग्वेज पकड़नी पड़ेगी, आपको सेक्शंस देखने पड़ेंगे, आपको इंटरप्रिटेशन करना सीखना पड़ेगा। तो 45 सबसेक्शन 1 कहता है कैपिटल गेन की इनकम, कोई भी इनकम कैपिटल गेन में कब जाएगी, कौन कौन सी ऐसी कंडीशन सेटिस्फाइड हो जाएं कि हम कह सकते हैं कि कैपिटल गेन की इनकम है। जैसे हम सैलरी में कहते थे एम्प्लॉयर एम्प्लॉय का रिलेशन होगा तो इनकम सैलरी की इनकम मानी जाएगी। हाउस प्रॉपर्टी के सेक्शन 22 में लिखा हुआ था कि एक बिल्डिंग होनी चाहिए, उसके संग अटैच लैंड होना चाहिए। इसके बाद असेसी मस्ट बी द ओनर ऑफ द हाउस प्रॉपर्टी, जो असेसी होना चाहिए वो उसका ओनर होना चाहिए। असेसी ने उस घर को अपने पीजीबीपी के लिए यूज नहीं किया हो, अगर ये कंडीशन सेटिस्फाइड है तो जो भी रेंट मिलेगा वो हाउस प्रॉपर्टी की इनकम बन जाएगी। तो वहां से हमें पता चला कि अगर असेसी ओनर नहीं है, सबलेटिंग है, तो वो हाउस प्रॉपर्टी की इनकम नहीं बनेगी, वो अदर सोर्सेज की इनकम बनेगी। ये हाउस प्रॉपर्टी में लिखा हुआ है असेसी मस्ट बी द ओनर ऑफ द हाउस प्रॉपर्टी। तो एक चार्जिंग सेक्शन होता है, इसका मतलब ये होता है कि कौन सी ऐसी कंडीशन सेटिस्फाइड हो जाए, हमें पता चल जाए कि इनकम इसी हेड में फॉल करेगी।
तो यहां पे 45 सबसेक्शन 1 चार्जिंग सेक्शन है, ये बताता है कौन सी इनकम कैपिटल गेन की इनकम मानी जाएगी, और ये कहता है एनी प्रॉफिट और गेन्स अराइजिंग फ्रॉम द एनी प्रॉफिट एंड गेन्स अराइजिंग फ्रॉम द ट्रांसफर ऑफ ए कैपिटल एसेट। ट्रांसफर ऑफ ए कैपिटल एसेट, मैंने ट्रांसफर को भी बोल्ड किया है और रेड कलर से लिखा है, कैपिटल एसेट को भी मैंने बोल्ड किया है और रेड कलर से लिखा है। बस ये दो बातें ऐसी हैं कि अगर ये समझ लिया तो कैपिटल गेन आपका ऑलमोस्ट कंप्लीट ही हो गया। जब भी आप कैपिटल गेन को शुरू करो और क्वेश्चन शुरू करो, ये दो बातें आप देखोगे आज के बाद आप कसम खा लो कि पहली बात ट्रांसफर होना चाहिए और दूसरी बात ट्रांसफर ऑफ कैपिटल एसेट होना चाहिए। अभी इसको भी डिटेल में डिस्कस करेंगे, ट्रांसफर का मतलब क्या होता है और कैपिटल एसेट का मतलब क्या होता है। लेकिन मेरी बात, दो बातें, दो कंडीशन हैं। पहली बात ट्रांसफर होना चाहिए और वो ट्रांसफर किसका होना चाहिए? कैपिटल एसेट का होना चाहिए। तो अगर आप किसी कैपिटल एसेट, चलो अभी एसेट बोल लेते हैं, कैपिटल एसेट में कैपिटल क्यों लगाया गया थोड़ी देर में डिसाइड कर लेते हैं। कोई भी एसेट अगर आप बेचते हो, आप सपोज करते हैं आपके पास बिल्डिंग है, आप बेचते हो, इट इज कैपिटल गेन, ट्रांसफर भी हो गया और एसेट का ट्रांसफर हो गया। आपके पास गोल्ड है, आपने गोल्ड को बेचा तो गोल्ड एसेट भी होती है और गोल्ड को आपने बेचा तो ट्रांसफर भी हो गया। अब ये जो इनकम होगी ये कैपिटल गेन की इनकम मानी जाएगी। एक सिंपल सेंस में तो हम ये मतलब निकाल सकते हैं ना। हम इसको डीप में स्टडी करें उससे पहले पूरे पैराग्राफ को पढ़ लेते हैं। 45 में और क्या लिखा हुआ है? Any profit or gains arising from the transfer of a capital asset effected in the previous year shall be chargeable to income tax under the head capital gains। तो वो इनकम कैपिटल गेन की इनकम मानी जाएगी। एंड और यहां से एक स्टेटमेंट और भी शुरू होता है, एंड शैल बी डीम्ड टू बी द इनकम ऑफ द प्रीवियस ईयर इन विच द ट्रांसफर टुक प्लेस। ये तीसरी खास बात है। चार्जिंग सेक्शन के साथ साथ चार्जेबिलिटी भी डिसाइड कर दी कि ये इनकम ड्यू बेसिस पे टैक्सेबल होगी या रिसीट बेसिस पे टैक्सेबल होगी। एंड शैल बी डीम्ड टू बी इनकम ऑफ द प्रीवियस ईयर इन विच ट्रांसफर टुक प्लेस। आपको कंसिडरेशन मिला या नहीं मिला, आपको पैसा मिला या नहीं मिला, इससे मतलब नहीं है। जिस ईयर में ट्रांसफर हो गया उस ईयर की इनकम मानी जाएगी। जब भी मैं बैच में पढ़ाता हूं और मैं अब वीडियो क्लासेस में भी आपसे, बस यहां मुझे थोड़ा सा ये कभी कभी लगता है कि काश आप लोग सामने बैठे होते तो मैं इमीडिएटली क्वेश्चन आपसे पूछ लेता। लेकिन मैं क्वेश्चन पूछता रहूंगा, अपने मन में जवाब दो। मैं आपसे पूछता हूं कि आपने इंटर में जब पढ़ा तो आपने ये देखा कि कौन सी इनकम ड्यू बेसिस पर टैक्सेबल हो रही है और कौन सी रिसीट बेसिस पे या कैश बेसिस पर टैक्सेबल हो रही है? आपने सैलरी के बारे में पता लगाया, आपने कैपिटल गेन के बारे में पता लगाया, पीजीबीपी के बारे में पता लगाया, अदर सोर्सेस के बारे में पता लगाया। हाँ सर, सैलरी के बारे में पता लगाया। हमारे टीचर ने बताया था सैलरी इज टैक्सेबल ऑन ड्यू बेसिस और रिसीट बेसिस विच एवर अर्लियर। इसी तरीके से पीजीबीपी में भी आपको पढ़ाया गया था। 145 सेक्शन है पीजीबीपी में, हम डिटेल में डिस्कस करेंगे और वहां साफ साफ लिखा हुआ है कि जो आपने बुक्स ऑफ अकाउंट को मेंटेन किया है रेगुलरली, उस बेसिस पे पीजीबीपी की इनकम को कंप्यूट किया जाएगा। अगर असेसी अपने अकाउंट्स रेगुलरली मेंटेन करता है कैश बेसिस पे तो पीजीबीपी की इनकम कैश बेसिस पे निकाली जाएगी, और वो अपने अकाउंट्स अगर अक्रूवल बेसिस पे बनाता है तो पीजीबीपी की इनकम भी अक्रूवल बेसिस पे बनाई जाएगी, निकाली जाएगी। तो कैपिटल गेन को भी डिसाइड करो। कैपिटल गेन 45 सब सेक्शन 1 में साफ साफ लिखा हुआ है इन द ईयर इन विच ट्रांसफर टुक प्लेस। इसका मतलब हो गया कि अगर आपको कैश नहीं भी मिलता है, आपको कंसिडरेशन नहीं भी मिलता है, तब भी वो आपकी इनकम हो जाएगी क्योंकि आपने एसेट को ट्रांसफर कर दिया, ट्रांसफर टुक प्लेस। तो एक तरीके से हम कह सकते हैं कैपिटल गेन ड्यू बेसिस पर टैक्सेबल होता है, कैश बेसिस पर टैक्सेबल नहीं होता है। तो 45 ने दो काम किए। उसने एक तो चार्जिंग सेक्शन था, ये बताया कि कौन सी इनकम कैपिटल गेन में आएगी। बस दो कंडीशन सेटिस्फाइड हो। पहली कंडीशन कि ट्रांसफर होना चाहिए और दूसरी कंडीशन ट्रांसफर कैपिटल एसेट का होना चाहिए। फिर एंड में उसने ये बताया चार्जेबिलिटी क्या है कि जो ये इनकम होगी ये ड्यू बेसिस पर टैक्सेबल होगी या कैश बेसिस पे। और हमें पता चल गया ट्रांसफर टुक प्लेस वेदर यू हैव रिसीव्ड द कैश, यू हैव रिसीव्ड द कंसिडरेशन और असेसी हैज नॉट रिसीव्ड द कंसिडरेशन, इनकम इज टैक्सेबल ऑन द ड्यू बेसिस द ईयर इन विच ट्रांसफर टुक प्लेस। इसको पूरा पढ़ने के बाद अब मैं उन दो बातों को डिस्कस करूंगा जो मेन बातें हैं ट्रांसफर ऑफ कैपिटल एसेट।
ट्रांसफर तो हमें पता है, किसी भी चीज को बेच देना, ओनरशिप राइट को ट्रांसफर कर देना, बदले में कंसीडरेशन ले लेना। सुनने में तो यही लगता है, ट्रांसफर का मतलब यही होता है। हम हमेशा यही पूछते हैं, आपने ये चीज बेच दी? वो कहता हाँ बेच दी, मतलब किसी और को दे दिया, उसके बदले आपको पैसे मिल गए। लेकिन इतना इजी नहीं है। ट्रांसफर की डेफिनेशन डिस्कस की गई है सेक्शन 2 क्लॉज 47 के अंदर, और यह बहुत शानदार सेक्शन है। 247 के अंदर डिस्कस की गई है ट्रांसफर की डेफिनेशन। जो आपने बोला वो तो ट्रांसफर है ही, सेल को तो ट्रांसफर मानते ही हैं, लेकिन सेल के अलावा भी बहुत सारी चीजें हैं। एक्सचेंज को भी ट्रांसफर माना जाएगा, एक्सटिंग्विशमेंट को भी माना जाएगा, रिलिंक्विशमेंट को भी माना जाएगा, कंपल्सरी एक्विजिशन को भी माना जाएगा, कन्वर्जन ऑफ कैपिटल एसेट इनटू स्टॉक इन ट्रेड को भी माना जाएगा। तो इंटर में पता नहीं किस तरीके से आपने किया था, लेकिन यहां आप ये समझ लो कि ट्रांसफर का मतलब केवल वो नहीं होता है जो एक आम आदमी समझता है। ट्रांसफर का इससे बहुत बड़ा मतलब होता है, और वो हम डिस्कस करेंगे सेक्शन 2 क्लॉज 47 के अंदर कि व्हाट इज द मीनिंग ऑफ ट्रांसफर। लेकिन आज हम पहले डिस्कस करेंगे कैपिटल एसेट के लिए, ट्रांसफर को बाद में। क्योंकि खास बात पहले देखो कैपिटल एसेट है या नहीं, फिर देखो ट्रांसफर। तो पहले लेवल पर जो डिस्कस करना चाहिए वो करना चाहिए कैपिटल एसेट। और कैपिटल एसेट को जो डिफाइन किया गया है वो सेक्शन 2 क्लॉज 14 के अंदर डिफाइन किया गया है। सेक्शन 2 क्लॉज 14 में कैपिटल एसेट की डेफिनेशन दे रखी है, और सेक्शन 2 क्लॉज 47 के अंदर व्हाट इज द मीनिंग ऑफ ट्रांसफर ये समझाया हुआ है। तो आज की क्लास के लिए तो हम ये मान लेते हैं ट्रांसफर का मतलब बेचना होता है, सेल करना होता है, ये मान लेते हैं क्लास को आगे बढ़ाने के लिए। लेकिन आज हम ये जरूर समझेंगे कि व्हाट इज द मीनिंग ऑफ कैपिटल एसेट। सर आपने अभी बिल्कुल तो था कि हर एसेट कैपिटल एसेट होती है, चाहे कैपिटल एसेट बोलो चाहे एसेट बोलो, डज नॉट मेक एनी डिफरेंस। वो मैंने स्टेटमेंट को इजी बनाने के लिए बोल दिया। लेकिन हम 214 में आते हैं तो 214 एक बहुत शानदार बात कहता है। देखो नीचे लिखी हुई है कैपिटल एसेट की डेफिनेशन 214। बहुत ध्यान से देखना, बहुत समझदारी से देखना, ये टॉपिक कम से कम 3 से 4 नंबर आपको दिलवा सकता है। और इसमें लिखा हुआ है कैपिटल एसेट मीन्स प्रॉपर्टी ऑफ एनी काइंड। अब मैं चीजों को उस तरीके से पढ़ाऊंगा जिस तरीके से फाइनल के लेवल पर पढ़ानी चाहिए। प्रॉपर्टी ऑफ एनी काइंड, उन्होंने कहा प्रॉपर्टी हो, कोई भी प्रॉपर्टी हो, और एनी काइंड किसी भी तरीके की हो। इसका मतलब हो गया जितनी भी चीजों को आप जानते हो, चाहे फिर वो मूवेबल हैं, फिर चाहे वो इमूवेबल हैं, फिर चाहे वो टेंजेबल हैं, फिर चाहे वो इंटेंजेबल हैं, सारी की सारी कैपिटल एसेट हैं। तो मेरा स्टेटमेंट तो सही हो गया। दुनिया की हर चीज, कोई भी चीज, प्रॉपर्टी ऑफ एनी काइंड, किसी भी तरीके की कोई भी प्रॉपर्टी। एनी काइंड का मतलब हो गया टेंजिबल, इंटेंजिबल, मूवेबल, इमूवेबल। प्रॉपर्टी का मतलब एनीथिंग, कुछ भी, हेल्ड बाय एन एसएससी, वेदर और नॉट कनेक्टेड विद हिज बिजनेस और प्रोफेशन। जरूरी नहीं है उसके बिजनेस या प्रोफेशन से कनेक्टेड हो। अगर आपके पास पर्सनल अपनी ज्वेलरी पड़ी हुई है, आपके पास पर्सनल कुछ भी चीज पड़ी हुई है, आपके पास अपना रहने के लिए घर है, जो भी एसेट है आपके पास, जो भी प्रॉपर्टी है, बिजनेस से कनेक्टेड हो या नहीं हो, एवरीथिंग इज द कैपिटल एसेट। तो सर फिर तो बात ही खत्म हो गई, जो भी कुछ बिकेगा कैपिटल गेन में ही जाएगा। तो एक तो बहुत बड़ी डिफिकल्टी क्रिएट हो जाएगी। सर क्या डिफिकल्टी क्रिएट हो जाएगी? मेरे पास घर है, मैंने बेचा, आपने कहा ट्रांसफर ऑफ कैपिटल एसेट। एक बिल्डर है, उसके पास 50 मकान है, उसने बेचा। सर देखा जाए इस डेफिनेशन के अकॉर्डिंग तो ट्रांसफर भी हुआ और कैपिटल एसेट का भी हुआ, लेकिन सर उसके पास तो स्टॉक इन ट्रेड के तरीके से घर है ना। और जब स्टॉक इन ट्रेड के तरीके से सर उसके पास घर है तो उसकी कैपिटल गेन की इनकम क्यों बननी चाहिए? उसकी तो पीजीबीपी की इनकम बननी चाहिए। तो अभी तक का जो स्टेटमेंट है उसके हिसाब से तो पीजीबीपी का एग्जिस्टेंस ही खत्म हो गया। सोचो आप, जो कुछ भी आप बेचोगे वो कैपिटल गेन में जाएगा। मेरे पास शेयर्स हैं, मैंने शेयर्स के लिए बेचा, मेरा इन्वेस्टमेंट था। आप कहोगे ट्रांसफर ऑफ कैपिटल एसेट, शेयर का मतलब प्रॉपर्टी ऑफ एनी काइंड और बेचने का मतलब ट्रांसफर। बात को समझ में आ रहा है मैं क्या बताने की कोशिश कर रहा हूं? लेकिन सपोज करते हैं एक शेयर्स का बिजनेस ही करता है, एक ट्रेडिंग करता है शेयर्स के अंदर, उसका मेन प्रोफेशन ही है, मेन बिजनेस ही उसका ये है, वो शेयर्स को खरीदता है फिर बेचता है। अब इस डेफिनेशन के अकॉर्डिंग तो शेयर्स अभी भी कैपिटल एसेट है, ट्रांसफर भी हो रहा है, तो उसकी तो पीजीबीपी की इनकम लॉजिकली तो लग रहा है पीजीबीपी की इनकम बननी चाहिए। लेकिन इस डेफिनेशन के अकॉर्डिंग तो पीजीबीपी की इनकम नहीं बनेगी ना,
इसीलिए फिर लिखा गया बट डज नॉट इंक्लूड। बट डज नॉट इंक्लूड सर बी नहीं पढ़ाएंगे, उस तरीके से पढ़ो जिस तरीके से मैं पढ़ा रहा हूं, उस तरीके से ज्यादा समझ में आएगा। बट डज नॉट इंक्लूड एनी स्टॉक इन ट्रेड, एनी स्टॉक इन ट्रेड। अब समझ में आया? वो कहते हैं दुनिया की हर चीज कैपिटल एसेट है, लेकिन एक चीज को छोड़ देना, और किसको छोड़ देना? अगर वो चीज स्टॉक इन ट्रेड के तरीके से आपके पास है। तो अब बहुत क्लियर हो गया। अब चीजों को बेचो, या तो कैपिटल गेन में जाएगा या पीजीबीपी में जाएगा। स्टॉक ट्रेड के तरीके से है तो कैपिटल गेन ने हाथ जोड़ दी, भाई हमने तो बाहर निकाल दिया, हमसे मतलब नहीं है। पीजीबीपी कहेगा हमने एक्सेप्ट कर लिया तो पीजीबीपी में चला जाएगा। आज के बाद कंफ्यूज मत होना। एक आदमी कहता भाई साहब मैंने घर बेच दिया, मेरे किस हेड की इनकम है? आप पूछना भाई साहब आपका काम क्या है, मेन काम क्या है? क्या मैं तो टीचर हूं, मेरे पास एक घर था पर्सनल, मैंने बेच दिया। बोला हाँ भाई साहब कैपिटल गेन की इनकम है, इट इज ट्रांसफर ऑफ कैपिटल एसेट। एक आपको आदमी कहता है मैंने भाई साहब घर बेच दिया, किस हेड की इनकम है? करते क्या हो? भाई साहब मेरा तो काम ही यही है, घर को बना के बेचता हूं या खरीद के बेचता हूं, मेरा तो मेन बिजनेस ही यही है। बोले भाई साहब आपके पास कैपिटल एसेट नहीं है, क्योंकि कैपिटल एसेट की डेफिनेशन से स्टॉक इन ट्रेड को स्पेसिफिकली बाहर निकाल दिया गया है। इसलिए जो आपकी इनकम होगी वो पीजीबीपी हेड में जाएगी, वो कैपिटल गेन हेड के अंदर टैक्सेबल नहीं होगी। सर क्या आपको समझ में आया मैंने अभी आपके लिए क्या बोला? एक आदमी कहता है मैंने अपने गोल्ड के लिए बेच दिया। आप कहते हो भाई आपका काम क्या है? वो कहता है मेरे तो इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स की गुड्स की शॉप है, मैं तो टीवी और वगैरह बेचता हूं, लैपटॉप वगैरह। वो कहता है मेरे पास गोल्ड था मैंने बेच दिया। आपने कहा ट्रांसफर ऑफ कैपिटल एसेट, आपकी कैपिटल गेन की इनकम हो गई। लेकिन एक आदमी आपसे कहता है ज्वेलरी शॉप का ओनर है, ज्वेलर है, वो कहता है मैंने गोल्ड के लिए बेचा। अब आप पूछते हो प्रॉपर्टी ऑफ एनी काइंड, ये इसका मतलब ये भी कैपिटल एसेट है, लेकिन डेफिनेशन 2 क्लॉज 14 में साफ साफ लिखा हुआ है बट डज नॉट इंक्लूड। हमने बाहर निकाल दिया किसको? स्टॉक इन ट्रेड के लिए। जब कोई चीज बिजनेस में सेल परचेज के लिए यूज की जाएगी तो स्टॉक इन ट्रेड बोलेंगे। स्टॉक इन ट्रेड को बाहर निकाल दिया। और बाहर किसको निकाला गया है? कंज्यूमेबल स्टोर्स को बाहर निकाला गया, सेम चीजें मतलब हैं। और रॉ मटेरियल्स के लिए बाहर निकाला गया फॉर द पर्पज ऑफ बिजनेस और प्रोफेशन। तो स्टॉक इन ट्रेड के तरीके से हो वो चीज, या कंज्यूमेबल स्टोर्स के तरीके से वाली चीज हो, या रॉ मटेरियल्स के पर्पज से वो चीज आपके पास हो और उसको बेच रहे हो आप, तो फिर वो कैपिटल गेन की इनकम नहीं बनेगी और बननी भी नहीं चाहिए। फिर वो किस हेड की इनकम बन जाएगी? फिर वो पीजीबीपी हेड की इनकम बन जाएगी। इज दैट क्लियर? अगर ये आपको समझ में आ गया तो मैं एक बहुत शानदार बात आपको और बताता हूं। कैपिटल एसेट मींस के ए पार्ट में लिखा हुआ है, ए में लिखा हुआ है, सब क्लॉज ए में लिखा है प्रॉपर्टी ऑफ एनी काइंड हेल्ड बाई असेसी वेदर और नॉट कनेक्टेड विद बिजनेस और प्रोफेशन। हाँ सर। फिर बी में लिखा हुआ है एनी सिक्योरिटी हेल्ड बाई FII फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स। एनी सिक्योरिटी हेल्ड बाई FII फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स। अब मैं पहले अगर पढ़ो तो आप कहोगे सर बी की जरूरत ही क्या है? जब आपने प्रॉपर्टी ऑफ एनी काइंड लिख दिया तो इसका मतलब सिक्योरिटी हेल्ड बाई FII भी तो एक तरीके से प्रॉपर्टी ऑफ एनी काइंड हो गई। फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स वो होते हैं जो इंडिया में विदेशी होते हैं, फॉरेनर्स होते हैं और जो इंडिया में इन्वेस्ट करते हैं। हालांकि सेबी के अकॉर्डिंग कुछ रेगुलेशंस वगैरह होते हैं, उसके अकॉर्डिंग अगर इन्वेस्ट करोगे तभी आपको FII बोला जाएगा। तो जो फॉरेन इन्वेस्टर्स होते हैं वो जब इंडिया में सिक्योरिटीज में इन्वेस्ट करते हैं तो उन सिक्योरिटीज को बी पार्ट में लिखा गया। तो अगर आप ए को पढ़ने के बाद बी पढ़ोगे तो आपके दिमाग में डेफिनेटली एक डाउट आना चाहिए, क्योंकि आपने ए में लिख दिया प्रॉपर्टी ऑफ एनी काइंड, तो भाई ये भी तो इसके अंदर इंक्लूड हो गया ना। तो अलग से लिखने की जरूरत क्या है जब आपने पहले लाइन में बोल दिया एनी काइंड? इसका जवाब मिलता है बट डज नॉट इंक्लूड एनी स्टॉक इन ट्रेड other than the securities referred to in sub clause B, other than in sub clause B, sub clause B में ही है। अब अदर स्टॉक इन ट्रेड से भी बी वाली सिक्योरिटीज को बाहर निकाल दिया गया। पहला तो क्या किया, कैपिटल एसेट के मतलब में उन्होंने लिखा कोई भी चीज, फिर एक बी में और लिख दिया सिक्योरिटीज हेल्ड बाय द FII, जो फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स हैं उनके पास जो सिक्योरिटीज हैं, और वो सिक्योरिटीज भी दो पार्ट में कर दिया। फिर उन्होंने कहा कि अरे रुक जाओ एक चीज को हम बाहर निकालेंगे।
हम स्टॉक इन ट्रेड को बाहर निकालेंगे, क्योंकि स्टॉक इन ट्रेड को बाहर नहीं निकाला तो फिर पीजीबीपी का तो एग्जिस्टेंस ही खत्म हो जाएगा। तो उन्होंने स्टॉक इन ट्रेड को बाहर निकाला, लेकिन स्टॉक इन ट्रेड से भी बाहर निकाल दिया अदर देन, और किसको बाहर निकाल दिया? सिक्योरिटीज रेफर टू इन सब क्लॉज बी, या कह सकते हो सिक्योरिटीज हेल्ड बाई एफआईआई। इसका इंटरप्रिटेशन हो गया, अगर एफआईआई के पास सिक्योरिटीज हैं और स्टॉक इन ट्रेड के तरीके से हैं, तब भी वो कैपिटल एसेट मानी जाएगी। सारे स्टॉक इन ट्रेड कैपिटल एसेट की डेफिनेशन से बाहर हैं, लेकिन एक स्टॉक इन ट्रेड कैपिटल एसेट की डेफिनेशन के अंदर दोबारा चला गया, स्टॉक इन ट्रेड ने भी इसको बाहर निकाल दिया। स्टॉक इन ट्रेड के तरीके से है, तब भी वो कैपिटल एसेट से बाहर नहीं निकला, वो दोबारा कैपिटल एसेट के अंदर चला गया। कैपिटल एसेट ने स्टॉक इन ट्रेड को बाहर निकाला, और स्टॉक इन ट्रेड ने किसको बाहर निकाल दिया? सिक्योरिटीज हेल्ड बाई एफआईआई। और डबल एक्सक्लूजन जो होता है वो क्या बन जाता है? इंक्लूजन। डबल नेगेटिव क्या बन जाता है? पॉजिटिव बन जाता है। तो स्टॉक इन ट्रेड से भी हमने को बाहर निकाल दिया। तो जिस स्टॉक इन ट्रेड को बाहर निकाला गया वो तो दोबारा कैपिटल एसेट में जाके चला गया। एक स्टॉक इन ट्रेड ऐसा हो गया, एक स्टॉक इन ट्रेड इवन स्टॉक इन ट्रेड है, लेकिन बेचने से उसके ट्रांसफर करने से जो इनकम होगी वो पीजीबीपी की इनकम नहीं मानी जाएगी, वो कैपिटल गेन की इनकम मानी जाएगी, क्योंकि उसको हम स्टॉक इन ट्रेड बोल ही नहीं रहे हैं, उसको हम कैपिटल एसेट ही बोल रहे हैं। और वो क्या चीज है? सिक्योरिटीज हेल्ड बाय द एफआईआई, फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स। इसके पीछे बहुत बड़ा रीजन है, रीजन आगे चल के ज्यादा समझ में आएगा, लेकिन अभी भी थोड़ा सा रीजन मैं आपके लिए समझाता हूं। वो रीजन क्या है वो ध्यान से समझने की कोशिश करो, उस रीजन के लिए जो मैं अभी आपको समझाने वाला हूं। पीजीबीपी की इनकम पे जो टैक्स का रेट लगता है वो नॉर्मल रेट लगता है। पीजीबीपी की इनकम पे जो टैक्स का रेट लगता है वो नॉर्मल रेट लगता है, मतलब कंपनी के केस में 30% लगेगा, कंपनी फर्म के केस में 30% लगेगा। लेकिन अगर वही चीज आपके पास एज ए कैपिटल एसेट है, कैपिटल एसेट है, तो कैपिटल एसेट के केस में, कैपिटल गेन के केस में जो शेयर्स वगैरह होते हैं, सिक्योरिटीज वगैरह होते हैं, उस पर टैक्स का कंसेशनल रेट लगता है। कुछ सेक्शंस आपने पढ़े होंगे, जैसे कि आपने 112 पढ़ा होगा, 112A पढ़ा होगा, 111A पढ़ा होगा। ये कैपिटल गेन के कंसेशनल रेट्स हैं, जैसे कि आपके लिए 112 में दे रखा है 20% होता है। इसमें एक स्पेसिफिक अमाउंट से ज्यादा होगा, 10% होगा, इसका रेट 15% दे रखा है। अब किसी एफआईआई के पास सपोज करते हैं शेयर्स हैं और वो शेयर्स को बेचता है, स्टॉक इन ट्रेड के तरीके से हैं, अब उसकी पीजीबीपी की इनकम बना देते हो। अब अगर वो एफआईआई की नॉर्मल इनकम बनाओगे तो स्लैब वाला रेट लगेगा, या कंपनी है तो कंपनी का रेट लगेगा, फॉरेन कंपनी है तो 40% वाला रेट लगेगा, मतलब जो उनके नॉर्मल रेट होंगे वाले रेट लगेंगे। लेकिन अगर आप उसको स्टॉक इन ट्रेड ना बना के कैपिटल एसेट ही रहने देते हो, तो कैपिटल एसेट रहने दोगे तो जो कैपिटल गेन के कंसेशनल रेट्स हैं, जैसे कि 20%, 10%, 15%, इसका बेनिफिट उस एफआईआई के लिए मिल जाएगा। हम ये चाहते हैं कि एफआईआई इंडिया में ज्यादा से ज्यादा इन्वेस्ट करे, ये भारत सरकार की इंटेंशन होनी चाहिए, ज्यादा से ज्यादा इन्वेस्टमेंट इंडिया में होना चाहिए। अब वो हमारे इन्वेस्ट करने आते हैं, इन्वेस्ट करना उनका मेन बिजनेस है। आप कहोगे भैया पीजीबीपी की इनकम हो गई, अब पीजीबीपी की इनकम हो गई तो टैक्स का जो भी नॉर्मल रेट होता है, जो कि जनरली हाई होता है, उस रेट से टैक्स पे करना पड़ेगा। तो आपने एफआईआई को रिलीफ देने के लिए क्या बोला? आपके पास स्टॉक इन ट्रेड भी है, अगर शेयर्स का या सिक्योरिटीज का, तो हम आपके लिए स्टॉक इन ट्रेड नहीं बोलेंगे, हम आपके लिए बोलेंगे कैपिटल एसेट। और अगर वो कैपिटल एसेट है तो इसका मतलब हो गया कैपिटल गेन वाली इनकम होगी, और कैपिटल गेन हेड के अंदर सिक्योरिटीज को बेचने पे बहुत सारे कंसेशनल रेट हैं। तो एफआईआई जो फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स हैं उनको बेनिफिट हो गया, उनको टैक्स का ज्यादा रेट पे नहीं करना पड़ा, कम रेट से टैक्स पे करना पड़ा, जो कि कभी 10% होगा, कभी 20% होगा, कभी 15% होगा। इसका मतलब ये हो गया कि इंडिया में इन्वेस्ट करने के लिए वो लोग इंटरेस्टेड रहेंगे। और इसका एक मतलब ये हो गया कि अगर सिक्योरिटीज एफआईआई के पास हैं तो फिर चाहे वो एज ए इन्वेस्टमेंट हो या फिर एज ए स्टॉक इन ट्रेड हो, दोनों केस में उनको कैपिटल एसेट ही बोला जाएगा, उनको स्टॉक इन ट्रेड कभी नहीं बोला जाएगा।
ये एक बहुत शानदार क्वेश्चन बन गया 2 नंबर का। क्या कभी स्टॉक इन ट्रेड के लिए भी बेचने पे कैपिटल गेन की इनकम हो सकती है? हाँ, अगर सिक्योरिटीज आर हेल्ड बाई एफआईआई तो जो भी इनकम होगी बेचने पे उसको पीजीबीपी की इनकम नहीं माना जाएगा, उसको कैपिटल गेन की इनकम माना जाएगा। क्या आपको समझ में आया जो मैंने यहां पे पढ़ाया? इस तरीके से फाइल में पढ़ना पड़ेगा, क्योंकि ये बातें पेपर में पूछी जाती हैं, छोटी छोटी बातों से क्वेश्चंस बनाए जाते हैं और इन्हीं पे बेस बड़े बड़े क्वेश्चंस भी डिजाइन किए जाते हैं। हालांकि केवल स्टॉक इन ट्रेड को बाहर नहीं निकाला गया, अभी 3 चीजों को और भी बाहर निकाला गया है। 3 चीजें और भी बाहर निकाली गई, लेकिन उनको डिस्कस मैं करूं उससे पहले मेरी एडवाइस है कि अभी तक जो पढ़ाया उसको समझो पहले, उसके बाद आगे बढ़ना। अगर ये पॉइंट आप समझ लोगे तो आगे के 3 पॉइंट तो आपको इजीली समझ में आ जाएंगे। मेरा ईमेल आईडी imsb003@gmail.com नीचे डिस्प्ले होता रहेगा। वेबसाइट को जरूर विजिट करते रहना, वेबसाइट www.directtaxlectures.com में बहुत सारी वीडियोस, बहुत सारे क्वेश्चंस, बहुत सारे नोट्स, बहुत सारे एमसीक्यू अपनी वेबसाइट पे अपलोड करता रहूंगा। मैं सेकंड पार्ट में कैपिटल एसेट की डेफिनेशन से और क्या क्या बाहर निकाला गया इसको आपके साथ डिस्कस करूंगा। हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, पढ़ते रहिए। थैंक यू वेरी मच।